बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के मतदान जारी। बंगाल में तीसरे चरण के लिए वोटिंग, सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। और चेन्नई में रजनीकांत, कमल हासन ने डाला वोट। बंगाल में टीएमसी बीजेपी में आरोप की जंग जारी। कोरोना से देश में बिगड़ रहे हालात, 8 अप्रैल को फिर मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामले। और यूपी के प्रतापगढ़ में जहरीली शराब मामले में प्रदेश सरकार की बड़ी कार्रवाई, एएसपी समेत सीओ निलंबित। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करेंगे। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में आज विधानसभा चुनावों के लिए मतदान जारी है और ऐसे में असम, केरल, तमिलनाडु, बंगाल और पुडुचेरी, बंगाल और असम में तीसरे चरण के तहत वोटिंग हो रही है। बंगाल में सुबह 7 बजे से शाम 7:30 बजे तक मतदान होगा। तो बता दें आपको कि केरल में 140 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। वहीं तमिलनाडु और पुडुचेरी में पहले और आखिरी चरण के लिए मतदान है। असम में आज तीसरे और आखिरी चरण के लिए वोटिंग हो रही है। और बात तीसरे चरण की करें तो हिमंत बिस्वा शर्मा समेत 337 उम्मीदवारों का भाग्य ईवीएम में सील हो जाएगा। बंगाल में तीसरे चरण के दौरान बीजेपी के स्वपन दास गुप्ता, टीएमसी के आशिमा पात्रा और सीपीएम के कांति गांगुली की सीटों पर मतदान हो रहा है। और बंगाल में आज कुल 31 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान जारी है। बता दें आपको कि पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहा है और केरल में 140 सीटों पर मतदान जारी है। और इस बीच असम में तीसरे और अंतिम चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। और इस बीच पुडुचेरी में भी सभी 30 सीटों पर वोटिंग की जा रही है। और इस बीच वोटिंग के चलते सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बंगाल, असम में तीसरे चरण के लिए मतदान है, जबकि केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। और आज सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। उधर पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए मतदान हो रहा है और बंगाल, असम में तीसरे चरण के लिए मतदान है, जबकि केरल की बात करें, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु में सभी सीटों पर वोटिंग हो रही है। और सुबह से ही वोटरों की लंबी कतारें देखने को मिल रही है। दिग्गज भी वोट डाल रहे हैं। ऐसे में बंगाल में मतदान शुरू होते ही टीएमसी ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है। टीएमसी ने साउथ 24 परगना, हावड़ा के कई पोलिंग बूथ पर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया है। तो यहां टीएमसी की ओर से सुरक्षा बलों और बीजेपी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया गया है। बता दें कि चेन्नई में रजनीकांत, कमल हासन ने भी वोट डाला। पश्चिम बंगाल में आज यानी मंगलवार को तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। ऐसे में बंगाल में आज कुल 31 सीटों पर वोटिंग हो रही है। मतदान के शुरू होते ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में टीएमसी ने पोलिंग बूथ पर वोटरों को परेशान करने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी नेताओं का आरोप है कि एक ईवीएम टीएमसी नेता के घर के बाहर मिला है। तो यहां टीएमसी नेता का घर ईवीएम मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि बीजेपी उम्मीदवार चिरन बेरा ने ये कड़ा आरोप लगाया है कि मतदान से पहले की रात टीएमसी नेता गौतम घोष के घर से ईवीएम और वीवीपैट की मशीनें मिली हैं। तो यहां आपको बता दें कि बीजेपी नेता ने टीएमसी पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। देर रात को ही यहां पर माहौल बिगड़ा, जिसके बाद सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में आज तीसरे चरण का मतदान जारी है और मतदान से पहले हुगली के गोघाट में हिंसा हुई और इस दौरान एक भारतीय जनता पार्टी समर्थक की मां की मौत हो गई। और इस बीच बीजेपी ने इस मौत के लिए टीएमसी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि टीएमसी ने सभी आरोपों से इंकार कर दिया है। जानकारी के मुताबिक हुगली के गोघाट इलाके में राजनीतिक हिंसा हुई। तो यहां आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी समर्थक की 50 वर्षीय मां पर हमला बोल दिया और इस हमले में माधवी अदक नाम की महिला बुरी तरह घायल हो गई।
उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। और इस बीच आपको बता दें कि अस्पताल में इलाज के दौरान माधवी अदक की मौत हो गई। और बीजेपी का कहना है कि माधवी अदक का बेटा बीजेपी समर्थक है और टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके घर को घेर लिया था। और जब टीएमसी कार्यकर्ताओं और बेटों के बीच विवाद हुआ तो माधवी अदक बीच बचाव में आई और आरोप के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने माधवी अदक के साथ मारपीट की और उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। तो यहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। और बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने जवाब दिया कि टीएमसी का कहना है कि उनके कार्यकर्ताओं ने किसी पर भी हमला नहीं किया। तो यहां टीएमसी की माने तो सभी आरोप बेबुनियाद हैं। पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए आज तीसरे दौर का मतदान है। और इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी बंगाल के कूच बिहार और हावड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। और इस बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि पीएम मोदी मंगलवार को पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे और यहां 2 रैलियों को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम आपको बता दें कि 6 अप्रैल को पीएम मोदी दोपहर 12:45 पर कूच बिहार के रासमेला ग्राउंड में पार्टी की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। और इसी के बाद वह दोपहर को 3:20 से 4:05 बजे के बीच हावड़ा के डुमर जोला में बीजेपी की रैली में शिरकत करेंगे। यहां भी पीएम नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेंगे। पंजाब के रोपड़ जेल में बंद उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी को लेने के लिए यूपी पुलिस की टीम रोपड़ पहुंची है। ऐसे में आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी पुलिस को मिलने की औपचारिकताएं शुरू हो गई हैं। तो यहां रोपड़ से उसे यूपी के बांदा जेल लाने के लिए यूपी पुलिस का बड़ा जत्था पहुंचा है। तो यहां 8 अप्रैल से पहले पंजाब पुलिस को मुख्तार को यूपी पुलिस के हवाले करना है। और फिलहाल यूपी से आई पुलिस टीम को रोपड़ की पुलिस लाइन में ठहराया गया है। उम्मीद है कि किसी भी वक्त मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस के हवाले किया जा सकता है। और सुबह से ही रोपड़ जेल में हलचल बढ़ गई है। और ऐसे में अब आपको बता दें कि रोपड़ जेल के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा यूपी पुलिस की ओर से औपचारिकताएं पूरी करने का काम शुरू हो गया है। लगातार बढ़ रहे कोरोना आंकड़ों के कारण जहां केंद्र सरकार के लिए चिंता का विषय बन चुका है, तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार अब मास्क पहनने को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। तो यहां मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान स्वयं अब सड़कों पर निकलकर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं। आपको बड़ी जानकारी दे दें कि ऐसे में इंदौर में भी शहर के सभी जनप्रतिनिधि अलग अलग क्षेत्रों जन जागरूक अभियान के तहत जगह जगह जा रहे हैं। और इसी बीच सभी से मास्क लगाने की कड़ी अपील कर रहे हैं। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने इंदौर की 56 दुकानों से इस अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री जी के आह्वान पे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आह्वान पे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सभी हमारे जनप्रतिनिधि, सभी हमारे नेतृत्वकर्ता, सब लोग हम लोग निकले हैं। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक हम लोगों के बीच में सब दूर जाने वाले हैं और उनसे ये आह्वान करने वाले हैं कि मास्क पहनें। वो दुकानदारों से ये आग्रह करने वाले हैं कि जो भी दुकानदार बिना मास्क के हो, लोग उसके वहाँ से कोई सामान ना लें। लोगों से आग्रह करने वाले हैं कि आप मास्क पहन के आएँ। दुकानदारों को ये कहने वाले हैं कि जो भी बिना मास्क के आए उसको सामान ना दें। पब्लिक प्लेस में जो भी बिना मास्क के दिखे उससे बात ना करें, लोग उससे दूरी बनाएं। मास्क के लिए रोके टोके, मास्क के लिए हम सब लोग मिलके जब तक मास्क, सैनिटाइजेशन और वैक्सीन। वहीं दूसरी ओर असम के तिनसुकिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो इस बीच रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 2.7 रही। बता दें कि झटके करीब सुबह 3:42 पर महसूस किए गए और इसकी पुष्टि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने की है। तो यहाँ भूकंप से जान माल और किसी अन्य तरह के नुकसान की कोई जानकारी नहीं मिली है। और फिलहाल पंजाब के लुधियाना के बाबा मुकुंद सिंह नगर में सोमवार सुबह ऑटो पार्ट्स की 2 मंजिला फैक्ट्री जैक के सहारे लेंटर उठाते समय भराभर गिर गई और इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 40 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं और इनमें 7 की हालत फिलहाल के लिए गंभीर है। और अभी मलबे में 6 मजदूरों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है, जिन्हें निकालने का काम लगातार जारी है। और पुलिस ने फैक्ट्री मालिक जसविंदर सिंह और लेंटर उठाने वाले ठेकेदार मोहम्मद हारून के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और दोनों आरोपी फरार हैं।
वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है, तो यहां सेक्टर 24 पुलिस ने 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। जानकारी दे दें कि पुलिस ने इनकी निशानदेही पर स्पाइस मॉल के पीछे खाली पड़े ग्राउंड से चोरी की 7 गाड़ियां, एक कार का काटा गया इंजन और वाहन चोरी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए हैं। तो यहां आरोपियों के पास से पुलिस ने अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। जानकारी दे दें कि गिरफ्तार आरोपियों के नाम शाहिद, योगा, टिम्पल और रेहान है। अब यहां आरोपी बुलंदशहर, दिल्ली, एनसीआर, अलीगढ़ और मथुरा में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। बाद में वो चुराए गए वाहनों पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेच देते थे और साथ ही चोरी की कारों को काटकर उनके पार्ट्स को कबाड़ियों को बेचा जाता था और उनके ऊपर वाहन चोरी के कई मुकदमे भी दर्ज हैं। तो यहाँ आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपियों के कब्जे से चोरी किए हुए वाहनों के कटे हुए इंजन पार्ट्स और कार चोरी किए गए भिन्न भिन्न कंपनियों की चाबियां भी बरामद हुई हैं। फोर की टीम ने एक बहुत ही शातिर अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग को पकड़ा है, जिसमें 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। और इसमें जो एक शातिर, जो सबसे शातिर बदमाश है, शाहिद, ये सूरजपुर थाने का टॉप 10 अपराधी है। और इसके अन्य साथी योगेश और डिम्पल और रिहान हैं। इन लोग के पोजीशन से 7 गाड़ियां बरामद हुई हैं, जिसमें एक गाड़ी कटी हुई है। और बाकी जो गाड़ी उठाने के समय औजार, इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते थे, वो बरामद हुए हैं। पूछताछ में ऐसा प्रतीत होता है कि सैकड़ों गाड़ियां इन लोगों ने गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली से, बुलंदशहर से चुराई होगी। और जैसा कि बातचीत में पता चला है, हम अन्य थानों से भी, आसपास के जनपदों से, दिल्ली से, गाजियाबाद से, सबसे छत्तीसगढ़ के बस्तर से आईजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए सीधे ले चलते हैं आपको। ट्रैक्टर्स के माध्यम से उन घायलों और जो मारा गए माओवादी को नक्सली द्वारा पीछे अपना बेस इलाके में ले जाने का भी सूचना हमारे पास आ रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस मुठभेड़ के जो आखिरी जो पार्ट में जो हमारे जवान लड़ते लड़ते कई लोग घायल हो गए थे। उसके पश्चात कुछ लोगों का जो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण से और अन्य जो गंभीर चोट के कारण से उनका शहादत भी हो गए थे। इस मुठभेड़ के पश्चात हम एक महिला माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। उसके शिनाख्ती पाम में रिलीजियस कमांडर माडवी वनाजा के रूप में की गई थी। उनके साथ एक इंसास राइफल भी बरामद की गए थे। और इस मुठभेड़ की में कुल हमारा जो 22 जवान शहीद हो गए थे और 31 जवान जो घायल हुआ, सभी घायलों की स्थिति अभी सामान्य है, उनका इम्प्रूवमेंट हो रहा है और लगातार इलाके में अभी सर्चिंग जारी है। सर सेकंड पार्ट में सर गांव में जीरा गांव जो है उस गांव में एनकाउंटर होता है सर, उस गांव में एक्सचेंज ऑफ फायर होता है सर। वहाँ पे घरों के घर ग्रामीण जो घर थे उनके वहाँ से फायर होता है सर। बॉडीज जो जवानों की, शहीदों की जो बॉडी मिली वो सर गांव के आंगन में मिली। तो क्या गांव खाली था, इतना नक्सलियों ने डोमिनेट करके गांव वालों को भगा दिया था, वहाँ से मारा है उन्होंने? इस मुठभेड़ का अभी डिटेल जो एनालिसिस डीब्रीफिंग अभी की जाना है, क्योंकि हमारे कई जवान घायल हो गए थे और शहादत हो गए थे। उसके जो पोस्ट इंस्टेंट जो कार्रवाई अभी पूर्ण की जा रही थी, उसके पश्चात डिटेल डीब्रीफिंग लिया जाएगा। लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिला है उसमें इनिशियली जो हमारा जो पोजीशन थे सुरक्षा बल का, जो पहाड़ के जो डोमिनेटिंग पोजीशन थे, उसी से नक्सली के खिलाफ जो मुठभेड़ हुई थे, उस दौरान हमारा अपर हैंड थे। लगातार नक्सल का नुकसान इस अवधि में हुआ थे। उसके बाद फिर तब हमारा जो जवान और आगे कार्रवाई करते हुए जो गांव की ओर आगे बढ़े थे, उस समय जो लड़ाई लगभग बराबरी के हो गए थे, उसमें हमारे कई जवान घायल होना शुरू हो गए थे। उसके पश्चात फिर जो लड़ाई में हमारा जो स्थिति पहले जैसा डोमिनेटिंग थे, उसकी तुलना मतलब सेकंड हाफ में या लास्ट फेज में हमारा जो लड़ाई में काफ़ी जवान घायल हो गए थे। उसमें संभवतः मतलब जो गांव के आड़ लेकर नक्सली द्वारा उसमें जो भी मकान का या पेड़ पौधा का आड़ लेकर जो सुरक्षा बल के ऊपर जो बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बोले जाते हैं, उसके काफ़ी बड़ी संख्या में उसको इस्तेमाल की गए थे। उसी कारण से हमारा नुकसान होने का ज़्यादा संभावना दिख रहा है अभी। सर जो एक जवान जो है सर जो मिसिंग है, उसमें कई ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो नक्सलियों ने एब्डक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया उसे। तो क्या है सर इसके पीछे, सच क्या है सर? इस संपूर्ण मुठभेड़ के पश्चात जो
22 जवान शहीद होकर 31 जवान घायल हुआ। उसमें अब तक एक जवान राकेश्वर कोबरा 201 बटालियन का है, मूलतः जम्मू कश्मीर का रहने वाला जवान। अब तक उनका किसी वेराबोट्स पता नहीं चल पा रहे थे। लगातार हम लोग सर्चिंग पार्टी अंदर हैं, आसपास क्षेत्र में लगातार तलाश की जा रही थी, लेकिन कुछ मीडिया सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी भी प्राप्त हो रहे थे जो CPM माओवादी की कब्जा में ये जवान करके उसको तस्दीक की जा रही है। तस्दीक के पश्चात इनको सुरक्षित रिट्रीव करने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई होगा उसमें सावधानी पूर्वक की जाएगी। तो सर क्या पॉसिबिलिटी है कि वो उनके पास हो सकता है सर? क्योंकि कल पूरा इलाका में सर्च अभियान की गए थे, उसमें जितना भी हमारा 20 जो जवान का जो शहीदों का डेड बॉडी रिकवर की गए थे, पूर्व में 2 शहीदों की डेड बॉडी पहले दिन ही मतलब हम लोग रिकवर कर लिए थे। कुल 22 लोग के रिकवर की गए थे और जितना भी घायल लोग हमारे पास अभी इलाजरत हैं, लेकिन एक जवान का वेराबोट्स नहीं मिल रहा है। इसका संभावना बनते मतलब उन्होंने कई अभी भी जो जंगल क्षेत्र में है या किसी जो माओवादी के कब्जे में, उसका भी एक पॉसिबिलिटी बनते हैं। इससे तमाम जो सूचना का हम लोग तस्दीक कर रहे हैं, उसी के पश्चात जो उचित जो भी आगे कार्रवाई है उसके की जाएगी। सर जब और दिल्ली से महोबा जा रही डबल डेकर बस को आधा दर्जन हथियार बंद बदमाशों ने हाईजैक कर लिया और यहां बस में बैठी सवारियों ने सोने चांदी के आभूषण और लाखों रुपए की नकदी लूटकर बदमाश मौके से फरार हो गए। और इस बीच देर रात सुरीर थाना इलाके के यमुना एक्सप्रेसवे पर करीब आधा दर्जन हथियार बंद बदमाश खड़े हुए थे। तो यहां दिल्ली से महोबा जा रही बस में सवारी बनकर बदमाश बैठ गए और करीब 1 किलोमीटर बस के चलने के बाद बदमाशों ने हथियारों के बल पर बस में बैठी सवारियों से सोने चांदी के आभूषण और लाखों रुपए की नकदी लूट ली और मौके से फरार हो गए। तो यहां बताया जा रहा है कि सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। इस बीच बस हाईजैक कर डकैती की घटना की सूचना पाकर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस के आला अधिकारी घटनास्थल पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। SSP ने बताया कि बस में बैठी सवारियों से 1,66,000 रुपए, मोबाइल्स और गहने लूट कर फरार हो गए और यहां बदमाशों को पकड़ने के लिए घटनास्थल पर निरीक्षण किया गया और यात्रियों से पूछताछ की जा रही है और सबूत जुटाने के लिए फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है और यहां सभी साक्ष्य इकट्ठा कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब फिलहाल साथ ही SSP ने जल्द घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया है। मथुरा के थाना सुरीर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक बस रात्रि में दिल्ली से हमीरपुर जा रही थी। बीच रास्ते में ड्राइवर द्वारा सवारियों के लालच में बस को रोका गया। कुछ अज्ञात व्यक्ति सवारी बनकर उस बस में चढ़े। कुछ देर आगे चलने पर उनके द्वारा कंडक्टर के साथ मारपीट गई और जो सवारियां से उनके साथ लूट की घटना की गई है। इस पूरी घटना में सभी सवारियों के कुल मिलाकर के 1,66,000 रुपये व कुछ मोबाइल फ़ोन गए हैं। सभी सवारियों के साथ उच्च अधिकारियों द्वारा और हमारे द्वारा वार्ता की गई है। कई अहम सुराग उसमें से मिले हैं। तहरीर प्राप्त हो गई है, मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। घटनास्थल का निरीक्षण व अन्य साक्ष्यों के लिए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है। डॉग स्क्वाड की मदद इसमें ली जा रही है। सभी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी और बहुत ही जल्द इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा। अच्छा, हेल्पर थे, क्या घटना हुई थी? सर हुआ क्या, गाड़ी रुकी, गाड़ी सवारी लेने के लिए, सवारी तो वो लुटेरे थे सर, समझ नहीं पाए। कितने लोग थे वो? 5-6 लोग थे सर। तो ये कहाँ के लगभग मिले थे आपको? सर यही मिले 89 बोर्ड नंबर पे मिले सर। तो ये खड़े थे नीचे? जी सर, नीचे नहीं, हाईवे पे खड़े थे। तो इन्होंने हाथ दिया था? जी सर। तो फिर सर, क्या हुआ? सो रहे थे, ड्राइवर ने गाड़ी। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन मंगलवार को 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठकर कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी की समीक्षा करेंगे। और इन 11 राज्यों में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और राजस्थान है। तो यहाँ आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोविड-19 के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। सोमवार को एक दिन में आए 1 लाख से ज्यादा मामलों में इनकी भागीदारी 81.90% है। तो यहाँ महाराष्ट्र में संक्रमण के सबसे ज्यादा 57,074 मामले आए, जो कि कुल मामलों का 55.11% है। और इसी के बाद छत्तीसगढ़ में 5,252 और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक से 4,553 मामले सामने आए।
देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 7,41,830 हो गई है और यह कुल संक्रमितों का 5.89% है। उपचाराधीन मामलों की बात करें तो इस मामले में 50,233 की बढ़ोतरी हुई है। देश भर समेत दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और अब दिल्ली में 24 घंटे कोरोना का टीकाकरण होगा और इससे पहले सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक टीकाकरण होता था, लेकिन आज से दिल्ली में 9 बजे से सुबह 9 बजे तक टीकाकरण होगा और इसके लिए सरकारी अस्पतालों में मेन पावर की उचित व्यवस्था के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नया टीकाकरण केंद्र खोलने के लिए शर्तों में ढील देने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि टीकाकरण के लिए आयु सीमा में छूट और इसके सभी के लिए उपलब्ध कराए जाने की अपील की है। तो यहाँ सीएम अरविंद केजरीवाल ने पत्र में लिखा कि अगर नए टीकाकरण केंद्र खोलने की शर्तों में ढील दी गई तो और सभी के लिए टीकाकरण की अनुमति मिली तो दिल्ली सरकार 3 महीने के भीतर दिल्ली के सभी नागरिकों का टीकाकरण कर सकेगी। तो यहाँ दिल्ली में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड की क्षमता 10% और बढ़ा दी है। तो यहाँ स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि निजी अस्पतालों में बेड की संख्या 15 से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। वहीं कोरोना जांच भी अन्य राज्यों की तुलना में 5 गुना अधिक की जा रही है। यहाँ सत्येंद्र जैन ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने वालों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है और उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में वैक्सीन लगवाने और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का आग्रह किया है। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के नोएडा में अवैध निर्माण पर एक्शन। तो इस वक्त की अहम जानकारी, नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आपको दिखा रहा है। नोएडा अथॉरिटी ने जारी किया फरमान। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की जमीन अब खाली कराई गई है। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर यूपी के नोएडा से आ रही है। 5 दिन में खाली कराई अवैध जमीन। कोरोना वायरस को लेकर देश के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और दूसरी लहर आने के बाद सोमवार को पहली बार ऐसा हुआ जब देश में पहली बार दैनिक मामलों की संख्या 1 लाख को पार कर गई। और इस पर बात करते हुए एम्स चीफ डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि हमें अब एक नई रणनीति की जरूरत है जिसमें हॉटस्पॉट्स के अंदर लॉकडाउन लगाए जाने जैसे सुझाव शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ इस बीच लॉकडाउन पर बात करते हुए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि हम पूर्ण रूप से लॉकडाउन लागू नहीं कर सकते, तो मिनी कंटेनमेंट जोन बनाना बेहद ही जरूरी है। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए मामले समेत महाराष्ट्र समेत 10 राज्य ऐसे हैं जो चिंता का विषय बने हुए हैं। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना के लड़ने के लिए नाइट कर्फ्यू और साप्ताहिक लॉकडाउन लगाया गया है। उधर दूसरी ओर एमपी के सीहोर में बुदनी स्थित ट्राइडेंट कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई और जिससे लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। वहीं आपको बता दें कि आग बुझाने के लिए दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और जानकारी के मुताबिक जिले के बुदनी क्षेत्र की ट्राइडेंट कंपनी में आग लगने की सूचना मिली और यहां फिलहाल आग लगने की सूचना काम कर रहे श्रमिकों ने प्रबंधन को दी। तो यहां घटना के समय कंपनी में भगदड़ मच गई और बताया जा रहा है कि आग कंपनी के 5 नंबर गोदाम में लगी है। तो यहां इससे गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। तो यहां प्रबंधन ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और इसी के साथ आपको बता दें कि कंपनी से सटा हुआ ये जंगल भी है। उधर उत्तराखंड में हरिद्वार महाकुंभ में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। राज्य सीमा और मेला क्षेत्र में कई स्थानों पर यात्रियों की रैंडम जांच की जा रही है और अब फिलहाल हरिद्वार के सभी 72 गंगा घाटों पर यात्रियों की रैंडम जांच कराई जाएगी और अभी तक स्वास्थ्य विभाग की 10 और 11 निजी लैब जांच कर रही हैं और अब फिलहाल 14 और निजी लैब जांच में लगाई जाएंगी। और अब आपको बता दें कि महाकुंभ के मद्देनजर कोरोना नियंत्रण के लिए रैंडम कोविड जांच की क्षमता बढ़ाई जा रही है और इसी के साथ हरिद्वार जिले में रोजाना 20,000 लोगों की जांच
हो रही है और इनमें से 18,000 से अधिक यात्री शामिल होते हैं और अब यात्रियों का आवागमन बढ़ने लगा है। और ऐसे में अब बात मेला और जिला स्वास्थ्य की करें तो वहां विभाग अब गंगा घाटों पर यात्रियों की रैंडम जांच शुरू कर देगा और अभी राज्य सीमा और मेला क्षेत्र में 33 स्थानों पर जांच होती है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और निजी लैब 74 टीमें लगाई गई हैं और अब स्वास्थ्य विभाग ने अनुबंधित 11 निजी लैब की सेवाएं ली जा रही है, लेकिन अब 14 और निजी लैब भी जुड़ेंगे। एक बार से दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों का मौसम फिर से बदलेगा। तो यहां मौसम विभाग के मुताबिक आज यानी 6 अप्रैल को पश्चिमी विक्षोभ का असर कई राज्यों में देखने को मिल सकता है और इसी के चलते जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। आपको बता दें कि IMD के अनुसार उत्तराखंड में अगले 72 घंटों में बारिश और बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और इसका असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे सकता है और यही वजह है कि दिल्ली एनसीआर में इसी वजह से आंधी चलने का अलर्ट भी लगातार जारी किया जा चुका है। ट्रेन यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है और अब सभी दिशाओं के चलने वाली ट्रेन वापस पटरी पर लौट जाएगी और पिछले साल लॉकडाउन के बाद थमी ट्रेनों को रेलवे ने ट्रैक पर उतारने का निर्णय ले लिया है और 10 अप्रैल से दिल्ली और अन्य स्टेशनों से संचालित होने वाली ट्रेन अब चलने लगेगी। आपको जानकारी दे दें कि कोरोना संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा हो, लेकिन अब रेल के पहिए रुकने वाले नहीं हैं और अब धीरे धीरे ही सही रेलवे सभी ट्रेनों को चलाने की तैयारियां कर चुका है। सोमवार को जहां रेलवे की 70 से अधिक लोकल ट्रेनें चल पड़ी तो वहीं अब शताब्दी सरीखी ट्रेन भी चलने को तैयार है। जानकारी के अनुसार ऑपरेशन विभाग ज्यादातर ट्रेनों को चलाने की तैयारियां कर चुका है और इसके लिए समय सारणी भी तैयार की जा चुकी है। तो यहां अब कोविड प्रोटोकॉल के बीच 10 अप्रैल से 90% ट्रेन चलने लगेंगी। अब आपको ये भी जानकारी दे दें कि ट्रेनों के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी, वहीं भीड़ भाड़ से भी यात्री अब बच सकेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है और इसी के चलते सरकार जागरूकता अभियान भी चला रही है। 5 अप्रैल से सीएम शिवराज सिंह चौहान लोगों को जागरूक करने के लिए खुद सड़कों पर उतरे। सीएम ने भोपाल की सड़कों पर लोगों को मास्क पहनने के लिए जागरूक किया और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की सीमा को भी सील कर दिया गया। और हाल ही में सीएम ने कहा कि राज्य सरकार कोरोना को लेकर नियंत्रित करने के लिए 3 मोर्चों पर सक्रिय है और यहाँ पहला लोग फेस मास्क का इस्तेमाल करें, तो यहाँ दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और तीसरा बेहतर उपचार और वैक्सीन दी जाए। वहीं ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति खराब है और इसी को देखते हुए महाराष्ट्र सीमा को पूरी तरह से सील किया गया है और जबकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में यातायात को प्रतिबंधित किया जाएगा और मालवाहक वाहनों को आवागमन में नहीं रोका जाएगा, लेकिन अनावश्यक आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।